हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिलेक्शन 2021। आज पढ़ेंगे पृथ्वी के गति के बारे में और इससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में आते हैं उसको पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पृथ्वी की गतियाँ कितने तरह की होती है। तो पृथ्वी की गतियाँ दो तरह की होती है। कौन कौन? देखिए, एक होती है घूर्णन गति और एक होती है परिक्रमण गति। चलिए दोनों गति के बारे में पढ़ते हैं कि घूर्णन गति क्या होता है। देखिए, घूर्णन गति को दैनीय गति कहा जाता है। देखिए, दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होता है। यदि अगर दैनिक गति नहीं होती तो शायद पृथ्वी पर दिन और रात नहीं होता। चलिए, घूर्णन गति को ही दैनिक गति कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि किस गति को दैनिक गति कहा जाता है। तो घूर्णन गति को, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो पृथ्वी पर दिन और रात होता है वो किस गति के कारण होता है। तो घूर्णन गति अर्थात दैनिक गति के कारण होता है। और जो पृथ्वी होता है वो सदैव अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। तो आपको याद रखना है कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरब से या पश्चिम तरफ घूमती है, तो आपको याद रखना है कि पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। तो हम लोगों ने घूर्णन गति के बारे में पढ़ लिया कि घूर्णन गति क्या होता है। इसे देखिए, घूर्णन गति जो होता है इसे दैनीय गति भी कहा जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर और दिन और रात होता है और पृथ्वी जो अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो आप ये 3-4 पॉइंट याद रखिए। आई होप कि घूर्णन गति आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब पढ़ते हैं परिक्रमण गति। देखिए, परिक्रमण गति क्या होता है। जो पृथ्वी होती है, ये हो गया आपका सूर्य। जो पृथ्वी होता है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य के एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को कम से कम 365 दिन और 6 घंटा का समय लगता है। तो सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है। तो 365 दिन 6 घंटा। यही 4 साल के बाद जो होता है, ये 6 घंटा जोड़कर 24 घंटा है, जो एक दिन का समय होता है। यानी 4 साल के बाद 366 दिन में यह पृथ्वी जो है सूर्य की चक्कर लगाती है। तो आपको ये याद रखना है कि परिक्रमण गति क्या होता है कि जो पृथ्वी होती सूर्य के चक्कर लगाती है, और जो परिक्रमण गति होती है उसको वार्षिक गति भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि किस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि वार्षिक गति को कहते हैं। और देखिए, जो ये पृथ्वी जो है सूर्य के परिक्रमा करती है, तो यह दीर्घवृत्तीय मार्ग पकड़ती है। तो आप याद रखना है कि जो पृथ्वी जो है जो सूर्य के परिक्रमा करती है, वो कौन से वृत्तीय करती है, लघु की या दीर्घीय। तो आपको याद रखना है कि दीर्घीय। ये यहाँ से भी प्रश्न पूछता है, जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा कौन सी गति करते हैं। तो आपको याद रखना है कि दीर्घवृत्तीय गति करती है। चलिए, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि देखिए, ये रहा बीच में आपका सूर्य, ये रहा पृथ्वी। जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पूरा चक्कर लगाने में कम से कम कितना दिन लगता है। तो 365 दिन 6 घंटा। इसी को क्या करते हैं, पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। तो आई होप कि पृथ्वी की दो गति, घूर्णन गति और परिक्रमण गति आपको समझ में आ चुका होगा, और इससे जो भी प्रश्न पूछेगा एग्जाम में आप आराम से बना दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया है क्या नहीं। देखिए, आगे दे रखा है कि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी होती है। जो पृथ्वी होता है और उसके सौर पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितना है। तो देखिए, पृथ्वी जो है और सूर्य के बीच औसत दूरी आपको याद रखना है 14.98 करोड़ होता है। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितना है। तो 14.98 करोड़ है। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच कितना दूरी है। तो 14.98 करोड़ किलोमीटर। चलिए अब देखिए, जब पृथ्वी सूर्य से काफ़ी नज़दीक होता है, देख इस फिगर में देख सकते हैं ये सूर्य है और यहाँ से पृथ्वी, इसकी दूरी काफ़ी नज़दीक है। तब उस समय पृथ्वी की दूरी कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कि
70 करोड़ किलोमीटर होता है। तो आपको याद रखना कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 15.70 करोड़ किलोमीटर। यही यहाँ से देख सकते हैं सबसे दूर जो है यहाँ से, यहाँ पे एक पृथ्वी है जो सबसे दूर है, उसकी दूरी कितनी होती है, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो आपको औसत दूरी और न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी आपको याद हो चुका होगा, एक दो बार पोस्ट कीजिएगा, याद होगा। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब पढ़ते हैं उपसौर के बारे में। उपसौर क्या होता है, ऐसे इसके बारे में जानते हैं। देखिए, उपसौर जब पृथ्वी सूर्य से काफ़ी नज़दीक होता है, उस घटना को क्या कहते हैं, तो उपसौर। देखिए, ये हो गया सूर्य, और ये इन दोनों के बीच काफ़ी, ये पृथ्वी जो है सूर्य से काफ़ी नज़दीक हो, इसको क्या बोलते हैं, तो उपसौर बोलते हैं। यह उपसौर की घटना कब होती है, तो यह घटना 3 जनवरी को होती है। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि उपसौर की घटना किस तारीख को होती है, तो आपको याद रखना है 3 जनवरी को। और उपसौर क्या होता है, देखिए, जब पृथ्वी सूर्य से काफ़ी नज़दीक होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उपसौर। और उसकी बीच की दूरी कितनी है, तो 14.7 करोड़ किलोमीटर। तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पे फिर हम थोड़ा मिस्टेक कर गए हैं, ठीक ना। आपको याद रखना है कि जो सूर्य और पृथ्वी के जो नज़दीक होता है वो 14.7 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है, आपको ये याद रखना है। चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं। उपसौर हमको समझ में आ चुका। चलिए, अब अपसौर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अपसौर क्या होता है, ये रहा आपका सूर्य और ये रहा पृथ्वी। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच काफ़ी अधिक दूरी हो, उस घटना को क्या कहते हैं, तो अपसौर कहते हैं। यह अपसौर किस तारीख को होता है, तो 4 जुलाई को होता है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछेगा कि अपसौर की घटना किस जुलाई को होती है, तो 4 जुलाई को, और उपसौर की घटना तो 3 जनवरी को। इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कितनी होती है, तो सबसे अधिक दूरी कितना आता है, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। और कम दूरी कितनी आती है, तो 14.70 करोड़ किलोमीटर। औसत दूरी आपको याद रखना है 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं एफसाइडर रेखा के बारे में। एफसाइडर रेखा क्या होता है, देखिए, उपसौर एवं अपसौर को, उपसौर रेखा जो उपसौर होता है और अपसौर रेखा को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, तो एफसाइडर कहते हैं। तो आपको याद रखिएगा कि उपसौर एवं अपसौर रेखा को मिलाने वाली को क्या कहते हैं, तो एफसाइडर रेखा कहते हैं। यहाँ पे एफसाइडर लिखिएगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया। चलिए, अब हम पढ़ते हैं संक्रांति के बारे में। देखिए, संक्रांति क्या होता है। देखिए, सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन सीमा को क्या कहते हैं, तो संक्रांति कहते हैं। देखिए, उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है, देखिए, ये रहा पृथ्वी और ये रहा सूर्य। जब जब सूर्य के किरण पृथ्वी पर लंबवत उत्तरी ध्रुव पर पड़ता है तो उसको उत्तरायण कहते हैं, और जब सूर्य की किरण लंबवत दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं, तो दक्षिणायन कहते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, तो संक्रांति बोलते हैं। तो आपको याद हो चुका है कि संक्रांति क्या होता है। चलिए, अब देखिए, अब कर्क संक्रांति के बारे में पढ़ें। संक्रांति हमको समझ में आ चुका, आई होप कि आपको भी आ चुका। देखिए, कर्क संक्रांति क्या होता है, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है तो उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। देखिए, ये रहा सूर्य, ये रहा आपका सूर्य। अब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव पर इस तरह से पड़ती है लंबवत, तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो कर संक्रांति कहते हैं। कर संक्रांति कितना हो, तो 23.23 डिग्री नॉर्थ होता है। तो आपको याद रखना है, ठीक ना। और देखिए, इस समय ये जो कर्क संक्रांति होती है इसकी घटना कब होती है, तो 21 जून को। तो आपको याद रखना है कि कर्क संक्रांति घटना किस तारीख को होती है, तो 21 जून को होती है। और देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। तो आपको याद रखना है कि जो कंक्रांति समय है
उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। और इसी समय में 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा होता है और रात सबसे बड़ी होती है। तो आपको ये 2-3 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मकर संक्रांति के बारे में पढ़ते हैं। मकर संक्रांति क्या होता है, देखिए ये रहा आपका, ये पृथ्वी हो गया, ये रहा आपका सूर्य। जब सूर्य की किरण लंबवत दक्षिणी ध्रुव पर पड़ती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं। आइए जो 23.5 डिग्री साउथ में झुकी रहती है, तो आपको यही याद रखना है, ठीक है। चलिए अब जान लेते, देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ठीक वही बात। आइए घटना जो मकर संक्रांति घटना होती है वो 22 दिसंबर को होती है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मकर संक्रांति की घटना कब होती है, तो 22 दिसंबर। और कर संक्रांति की तो 21 जून। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में जो है, दक्षिणी गोलार्ध में जो है दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। तो आपको याद रखना है, इस समय दिन बड़ी होती है और रात छोटी होती है। हाँ, यही 22 जो दिसंबर होता है वो उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है कि दिन छोटी होती है और रात बड़ी हो जाती है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पृथ्वी है उसमें दिन और रात बराबर किस तारीख को होती है। देखिए पृथ्वी जो है, ये रहा आपका पृथ्वी पर रात और दिन कब बराबर होती है, तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होती है। तो ये रेलवे के एग्जाम में तो फेवरेट क्वेश्चन हो गया है कि पृथ्वी व दिन और रात बराबर कब होती है, तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है। देखिए अब विषुव क्या होता है, विषुव के बारे में जानते हैं। जब सूर्य के किरण विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है उसको क्या कहते हैं, तो विषुव कहते हैं। देखिए विषुवत रेखा क्या होता है, ये रहा आपका पृथ्वी हो गया, इस तरह की रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य सागर रेखा या इक्वेटर। इसके ऊपर रेखा जो होती है इसको कर्क रेखा बोलते हैं, इसके नीचे जो रेखा होती है इसको क्या बोलते हैं, तो मकर रेखा होती है। यही जब सूर्य की एक किरणें होती है, सूर्य की लंबवत विषुवत रेखा पड़ती है, जिसको क्या कहते हैं, तो विषुव कहते हैं। तो आई होप कि विषुव आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए देखिए इस दिन जो रहता है दिन और रात बराबर होती है। जब सूर्य के किरण लंबवत विषुवत रेखा पड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो विषुव पढ़ते हैं। और इस समय क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है दिन और रात बराबर कब होती है, तो विषुव के समय होती है। और देखिए 21 मार्च को बसंत विषुव कहते हैं और 23 सितंबर को क्या कहते हैं, तो शरद विषुव कहते हैं। तो आपसे ये याद रखना है कि 21 मार्च को बसंत विषुव कहते हैं और 23 सितंबर को शरद विषुव कहते हैं। आई होप कि आपको विषुव से संबंधित जितने भी प्रश्न आ सकते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखिए, इसको PDF डाउनलोडिंग कीजिए और पढ़िए, तब जाकर आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आप लुसेंट को 1-2 बार पढ़िएगा ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। लुसेंट पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज लगाइएगा तो और आपको अच्छे से समझ में आ चुका हो। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इससे और बेटर आपको दे सकूँ जितना हो सके हमसे, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को अब इन करते हैं। जय हिंद।